हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 30 हाइड्रोकार्बन्स पर, जहां हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहां मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें। देन जो भी केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन है, उनमें सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, जो भी एल्केन्स है, एल्केन को जो एल्केन में जो हाइड्रोजन होता है उनमें जो हाइड्रोजन होता है, जनरली एल्काइल जो भी ग्रुप होता है उसमें 3 या 4 हाइड्रोजन ग्रुप होता है। देन देखिए, उनमें से जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसको रिप्लेस किया जा सकता है बाय हाइड्रोजन, नाइट्रो ग्रुप या सल्फोनिक ग्रुप। देखिए, अब इसमें हेलोजन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायोलेट रेज की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखने की है कि जो लोअर एल्केन्स है उनमें नाइट्रेशन या सल्फोनेशन नहीं होता। अब जो भी रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बाय फॉलोइंग ग्रुप लाइक हेलोजन, नाइट्रो ग्रुप या सल्फोनिक ग्रुप, तो ऐसे जो भी रिएक्शंस हैं उनको सब्स्टिट्यूटेड होते हैं और ऐसे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। सबसे पहले आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में एल्केन का रिएक्शन हेलोजन से HNU के प्रेजेंस में, HNU यहाँ पे सनलाइट भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकता है HNU के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एल्काइल हेलाइड बन गया यानी क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन, जैसे क्लोरोमीथेन है तो उसका भी क्लोरीनेशन करवा दिया गया HNU के प्रेजेंस में, तो डाइक्लोरोमीथेन बन गया। वैसे ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाता है। ऐसे ही हम देखिए, अब यहाँ पे जो हेलोजन वाइज रिएक्टिविटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जो भी एल्केन्स का रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसा है। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन का, क्लोरीन से फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन, यानी फ्लोरीन से आयोडीन तक रिएक्टिविटी डिक्रीज ही होती है। वहीं हम बात कर लेते हैं एल्केन्स के डिग्री पे, तो 3 डिग्री एल्केन इज मच रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री विच इज़ मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। सो अब यहाँ पे एक और आपको बात बता दें कि जो फ्लोरिनेशन होता है, फ्लोरिनेशन बहुत वायलेंट होता है, इसके कारण उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एंड आयोडीनेशन इतना स्लो होता है कि वो एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन शो करने लगता है। इसके कारण यहाँ पे हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 या HNO3 का यूज़ किया जाना पड़ता है। अब जहाँ पे हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे जो भी रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। अब मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले होमोलाइसिस, जब भी होमोलाइसिस होगा फ्री रेडिकल बनेगा। होमोलाइसिस हुआ, फ्री रेडिकल बना, क्लोरीन का होमोलाइसिस हुआ, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। देन प्रोपोगेनेशन, अब क्या होता है कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो मिथाइल ग्रुप से रिएक्ट करता है या मिथाइल ग्रुप से रिएक्ट करता है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है। मिथाइल फ्री रेडिकल दस ऑब्टेन अटैक्स सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। अब जो मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है, जो भी मिथाइल फ्री रेडिकल होता है वो अटैक करता है अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल को, वहाँ से भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। एंड जो क्लोरीन और मिथाइल फ्री रेडिकल है वो बाकी के आगे के स्टेप फर्दर, जैसे जैसे मैंने बताया कि क्लोरीन यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा, ये स्टेप ग्रोथ, चेन ग्रोथ मैकेनिज्म हो जाता है। देन टर्मिनेशन, अब टर्मिनेशन स्टेज में क्या होता है कि जो भी फ्री रेडिकल होते हैं वो किसी अन्य फ्री रेडिकल से मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे क्लोरीन से बॉन्ड बना के क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा, वहीं मिथाइल फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके इथेन बना लेगा। इस तरीके से यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब आते हैं कंबशन पे, तो कंबशन में एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी एल्केन्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे CH4 का रिएक्शन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। C4H10 भी आफ्टर ऑल आखिर में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी एल्केन का इनकम्प्लीट कंबशन करवाते हैं तो वहाँ पे कार्बन ब्लैक बनता है। यानी जो भी कभी एल्केन, जैसे मीथेन का रिएक्शन कभी हमने इनकम्प्लीट कंबशन करवाया तो वहाँ पे कार्बन ब्लैक बनेगा, और कंप्लीट कंबशन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब वहीं हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। देखिए, एल्केन्स को हम कभी
एल्केन्स को हीट करते हैं इन द विथ ए रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन और एयर एट ए हाई प्रेशर, यानी एयर को हाई प्रेशर पे रेगुलर सप्लाई की जाती है, तो वहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। डिपेंड करता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पे एल्केन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया कॉपर के प्रेजेंस में एट 523 केल्विन 100 एटीएम पे, तो यहाँ पे मिथेनॉल बन गया। वहीं बात हम एल्केन की बात ऑक्सीजन के प्रेजेंस में MO2O3 के प्रेजेंस में करवा दिया गया, तो यहाँ पे मिथेनॉल बन गया। और वही चीज़ हम CH3CO होल ट्वाइस Mn के प्रेजेंस में एल्केन्स का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो इथेनोइक एसिड बन जाता है, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट अलग अलग बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी जो एल्केन्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं, बट जो टर्चरी एल्केन्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे टर्चरी यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन जो कि एक टर्चरी यहाँ पे मान लिया गया है टर्चरी एल्केन, तो ऑक्सीडेशन होगा तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बनाएगा। अब यहाँ आइसोमेराइजेशन की बात करते हैं कि एन एल्केन क्यों बोला? एन एल्केन मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन। एन एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रेजेंस में आइसोमेराइजेशन होगा। ब्रांच यानी एन एल्केन जो भी स्ट्रेट चेन एल्केन होता है वो ब्रांच चेन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रेट चेन एल्केन एनहाइड्रस LCl3 और HCl के प्रेजेंस में ब्रांच चेन यानी जैसे एन हेक्सेन है तो 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन बन गया। अब यही बात एरोमेटाइजेशन की बात आती है, तो जो भी स्ट्रेट चेन होते हैं एन एल्केन होते हैं, स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं, उनका रिएक्शन उनको हीट किया जा सकता है हाई टेम्परेचर पे, तो वहाँ से हमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड लाइक वेनेडियम मोलिबेडनम या क्रोमियम ऑक्साइड ओवर एल्यूमिना के, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है एंड साइक्लिक बेंजीन फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे एन एल्केन का रिएक्शन Cr2O3 या V2O5 या MO2O3 के प्रेजेंस में करवा दिया गया, तो यहाँ पे साइक्लिक एरोमेटिक रिंग बनने का फॉर्मेशन हो चुका होता है। अब यहाँ बात आती है रिएक्शन विद स्टीम की बात कर ली, तो स्टीम में क्या होता है कि मीथेन रिएक्ट करता है स्टीम से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट। निकल कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में स्टीम से रिएक्शन करवाएगा, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन बनेगा। अब ये मेथड होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। H2 गैस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है ये मैकेनिज्म। पायरोलाइसिस की बात कर ले तो पायरोलाइसिस में एल्केन्स की हीटिंग होती है, जिससे हाई टेम्परेचर पे हीटिंग करने पे वो डिफरेंट टाइप के लोअर एल्केन्स में टूट जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। जैसे C6H14 773 केल्विन पर रिएक्शन करवाने के बाद C6H12 C4H8 या C3H6 के एल्केन्स में टूट जाते हैं। वहीं बात हम आ जाते हैं पायरोलाइसिस, तो पायरोलाइसिस भी एक फ्री मेडिकल या फ्री रेडिकल रिएक्शंस ही होता है। अब बात आ जाती है अदर एग्जाम्पल ऑफ डोडेकेन, एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ यहाँ पर जो भी डोडेकेन होता है जो कि केरोसिन ऑयल का कंस्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे हीट किया गया 973 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम या निकल के, तो वो एक मिक्सचर देगा एन हेप्टेन या एन पेंटेन का, तो यहाँ पे डोडेकेन से हेप्टेन और पेंटेन बन गया। अब बात आ जाती है कन्फर्मेशन की, तो कन्फर्मेशन में देखिए एल्केन्स होते हैं तो उनके बीच में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि परमिट करता है फ्री रोटेशन पर। जो अब यहाँ पे आगे आपको पता चलेगा कि जो फ्री रोटेशन होता है वो भी हल्का सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, हल्का सा उसमें फ्री रोटेशन थोड़ा स्ट्रेन होता है। आगे बढ़ता है सच ए स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड कन्फर्मेशन और कन्फर्मेशन या रोटामर्स, यानी एक ऐसा स्पेटियल अरेंजमेंट है एटम्स का जिससे वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं जस्ट बाय रोटेशन, सिर्फ रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड करवाने पे वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जो कन्फर्मर्स होते हैं, ऐसे जो बॉन्ड होते हैं उनको कन्फर्मर्स कहा जाता है, कन्फर्मेस कहा जाता है, यहाँ रोटामर्स कहा जाता है। जो भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है, मैंने कहा था ये कम्प्लीटली फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है एडजेसेंट बॉन्ड्स में। एडजेसेंट जो बॉन्ड होते हैं, एडजेसेंट मतलब अगल बगल के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें वहाँ पर वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, जिसे हम टॉर्सिनल स्ट्रेन कहते हैं। अब बात आ जाती है हम कन्फर्मेशन ऑफ इथेन की बात करते हैं, तो कन्फर्मेशन ऑफ इथेन देखिए one such confirmation in which hydrogen atom attaches to carbon are close together as possible are called eclipsed, यानी जितने हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के बहुत क्लोज अटैच है, बहुत ज़्यादा पास है
या 2 कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास है, जितना हो सके मतलब क्लोजेस्ट होते हैं, तो उस फॉर्म को हम एक्लिप्स बोलते हैं। एंड इन विच हाइड्रोजन आर फार अवे फार अपार्ट एज पॉसिबल इज नोन एज स्टेगर्ड। और जितने 2 कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन एक दूसरे से जितने फार अपार्ट हो गए, उतना ही उस स्ट्रक्चर को हम स्टेगर्ड कहते हैं। एंड इंटरमीडिएट जो भी इनके बीच में, देखिए एक इक्लिप्स और स्टेगर्ड के बीच के जो भी इंटरमीडिएट कन्फर्मेशंस होते हैं उन्हें हम स्क्यू कन्फर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि ड्यूरिंग जब भी हम यहाँ पे रोटेशन होता है तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ ये चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों सेम रहते हैं। अब जो भी इक्लिप्स फॉर्म या स्टेगर्ड फॉर्म है उनको हम सोहर्स या न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू समझते हैं। अब सबसे पहले आता है सोहर्स प्रोजेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी लाइंस होते हैं 120 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से इंक्लाइंड होती हैं। अब देखिए यहाँ पे सोहर्स प्रोजेक्शन का डायग्राम देख लीजिए इक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म में। वही न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात कर लीजिए तो कार्बन, यहाँ पे कार्बन एटम नियरर टू आई इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट, यानी जो भी पास वाला एटम्स होता है, जो भी हमारी जैसे ऑब्जर्वर के पास का जो भी कार्बन होता है उसे पॉइंट कार्बन कहा जाता है। वही जो बाद वाला है उसे सर्कल से डिनोट कर दिया जाता है। एंड जो भी एंगल ऑफ रोटेशन बिटवीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं 2 अलग अलग कार्बन के, उनमें जो भी एंगल होता है उसे हम टॉर्सिनल एंगल या डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। आगे हमको समझ में आएगा। एज already mentioned, the repulsive interaction between electron clouds which affect the stability of conformation is called torsional strain। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में जो भी रिपल्शन होता है, जिससे स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर डिक्रीज होती है डिक्रीज होती है, इसको हम टॉर्सिनल स्ट्रेन कहते हैं। और जैसे मैंने बताया डाइहेड्रल एंगल, 2 कार्बन कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम्स में जो भी एंगल डिफरेंस होगा, जो भी एंगल आएगा उसे हम डाइहेड्रल या टॉर्सिनल एंगल कहते हैं। अब जो भी स्टेगर्ड फॉर्म होता है उसमें सबसे कम टॉर्सिनल स्ट्रेन होता है एंड जो भी इक्लिप्स फॉर्म होता है उसमें मैक्सिमम टॉर्सिनल स्ट्रेन होता है। इसका कारण होता है कि स्टेगर्ड जो भी कन्फर्मेशन होता है उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सबसे एक दूसरे से बहुत दूर होता है, जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना कम रिपल्शन होगा। अब जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इक्लिप्स, जिसका कारण होता है कि टॉर्सिनल स्ट्रेन है वो मिनिमम होता है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम फॉर्म इज द ऑर्डर ऑफ 12.56 किलो जूल पर मोल। यानी स्टेगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म का जो डिफरेंस होता है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है लगभग 12.5 किलो जूल पर मोल होता है। एंड ये जो एनर्जी होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो भी रूम टेम्परेचर है उस पर इथेन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। इसके कारण जो भी कार्बन कार्बन जो भी बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, वो एक्चुअली ऑलमोस्ट फ्री होता है, फ्री रोटेशन में होता है इथेन में। अब यही बात आ जाती है एल्कीन्स की। एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो एल्कीन्स होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन का जो फॉर्मूला है CnH2n। एंड एल्कीन्स जिनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है, जिनका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। अब यही बात आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए जो भी एल्कीन्स होते हैं वो इजीली रिएजेंट से अटैक किया जा, जो भी रिएजेंट होता है एल्कीन्स पे अटैक बहुत जल्दी कर लेता है। उसका कारण होता है कि जो भी एल्कीन होते हैं उनमें पाइबॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि रिएक्टिव सेंटर होता है। यानी पाइबॉन्ड जो होता है, प्रेजेंस ऑफ पाइबॉन्ड के कारण जो एल्कीन होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो ज़्यादा रिएक्टिविटी हुई मतलब उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यानी जो पाइबॉन्ड है वो कम स्ट्रेन, यानी उनका जो भी एल्कीन होता है उसकी स्टेबिलिटी कम कर देता है। और यहाँ पे जब भी अटैक होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ही यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि हम वो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी इसी कारण। अब यहाँ नोमेनक्लेचर की बात कर लेते तो नोमेनक्लेचर में देखिए यहाँ पे जो सफिक्स होता है, एल्कीन में इन लगता है, एल्केन में एन, तो उसको हटा के एल्कीन के लिए इन सफिक्स होता है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था, नाम पिछले लेक्चर में समझा दिया था मैंने कि नाम कैसे लिखते हैं। अब आइसोमेरिज्म की बात कर लें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जैसे ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन एंड फिर मिथाइल प्रोपीन है। अब इसमें जो भी स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 2, 3, देखिए इन सब में क्या होता है, जो भी मैंने बताया ब्यूटेन, ब्यूट 2 इन और 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तो इनमें क्या होता है कि जो भी फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड और थर्ड जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो चैन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। वही जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर होता है वो पोजीशन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ऑफ
सब्स्टिट्यूएंट से चेंज हो जाता है, इसलिए पोजीशन आइसोमर यहाँ पे बता दिया गया। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर ली, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो भी देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन्स में होता है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, एंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण यहाँ पे डिफरेंट ज्योमेट्रीज फॉर्म होती हैं, जो कि जिनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, और इन टाइप के जो स्टीरियो आइसोमर्स है उन्हें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लिया गया जो भी एग्जांपल ए है और बी है, इन दोनों को ध्यान से देखिए, ए और बी, तो यहाँ पर देखा गया कि जो ए है उसमें 2 आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, एक ही सेम साइड पे, 2 आइडेंटिकल एटम्स सेम साइड पे, तो उसे हम सिस आइसोमर कहा गया। वहीं 2 आइडेंटिकल ग्रुप या 2 आइडेंटिकल एटम अपोजिट साइड पे होते हैं डबल बॉन्ड के, तो उसे ट्रांस आइसोमर कहा जाता है। देखिए जो भी सिस और ट्रांस आइसोमर है उनमें स्ट्रक्चर तो सेम होगा, बट उनका जो कन्फिगरेशन है सेम डिफरेंट होगा। अब इस डिफरेंट कन्फिगरेशन के कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डाइपोल मोमेंट एंड सोल्युबिलिटी ये सब अलग हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे जो भी सिस फॉर्म होता है, सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है सिस फॉर्म से, एंड ये कारण होता है इसका कि ये सॉलिड में ज़्यादा अच्छे से इनकी बेटर तरीके से ये फॉर्म हो जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर अच्छे से सपोर्ट करता है। एंड वहीं हम बात कर लेते हैं अब प्रिपरेशन की, तो देखिए प्रिपरेशन में एल्काइंस का फॉर्म है, देखिए एल्काइंस से बनते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एल्काइंस का पार्शियल रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेटेलाइज चारकोल, या जिसको हम लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं, जिससे एल्कीन्स में कन्वर्ट होता है। अब लिंडलार कैटलिस्ट से सिस एल्कीन में कन्वर्ट होगा। वहीं एल्काइंस का रिडक्शन कभी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में करते हैं, तो वहाँ पे ट्रांस एल्कीन बनेगा। एल्काइन से ट्रांस एल्काइन बनाना हो तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन लिया जाता है। जैसे इथाइन है, इथाइन से इथीन बन गया, प्रोपाइन से प्रोपीन बन गया। वहीं एल्काइल हैलाइड से बनाते हैं, तो एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है कि इनका रिएक्शन, इनका हीट किया जाता है एल्कोहलिक पोटाश, जिससे क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको डिसोल्व किया जाता है एल्कोहल में, या जिसको कह सकते हैं इथेनॉल में। अब इससे क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल हेलोजन एसिड का बाहर निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और इस फॉर्म को, इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। अब जो ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है, यहाँ पे जो रिमूवल होता है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्यों? कारण होता है कि जो भी एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन का वो बीटा कार्बन पे से होता है। जैसे यहाँ पे एल्कोहलिक रिएक्शन से, एल्केन का रिएक्शन एल्कोहलिक केओस से करवा दिया गया, तो यहाँ एल्किन बना, और ये रिएक्शन है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्शन है, आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा रेट ऑफ रिएक्शन में, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, एंड वहीं एल्काइल ग्रुप की बात कर ली गई तो वहाँ पे टर्चरी ग्रुप सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी ग्रुप ज़्यादा, उससे ज़्यादा, मतलब टर्चरी ग्रुप सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी ग्रुप एंड देन प्राइमरी ग्रुप। वहीं हम बात कर लेते हैं विशनल डाइहाइड्स की बात कर लेते हैं। विशनल डाइहाइड्स देखिए डाइहाइड्स इन विच 2 हेलोजेंस आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन, यानी यहाँ पे क्या होता है जो भी 2 कार्बन एटम्स है एडजेसेंट यानी अगल बगल वाले कार्बन एटम्स पे हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, तो उसे विशनल डाइहाइड कहा जाता है। इसमें ट्रीटमेंट जिंक मेटल से ट्रीटमेंट करवा दिया गया, रिएक्ट करवा दिया गया, जिससे डाई हेलोजन बन गया, यानी यहाँ पे डी हेलोजनेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन होता है, एल्केन से एल्कीन फॉर्मेशन, यहाँ एल्काइल हैलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन। वहीं एल्कोहॉल्स फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनको ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2+1। एल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एल्किन्स विद एलिमिनेशन ऑफ 1 वाटर, यानी एल्कोहल्स को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा दिया गया तो यहाँ से एल्किन फॉर्मेशन होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब इस एलिमिनेशन को हम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहा जाता है, जो कि एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कोहल जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल को कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवा दिया गया तो यहाँ पर इथीन फॉर्मेशन हो जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली गई तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ गैसेस आर गैसेस, और जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं, एंड जो हायर जो भी फॉर्म होते हैं वो सॉलिड होते हैं। वहीं देखिए जो भी एल्केन्स होते हैं, एल्केन का जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक जो भी ब्रांच चेन कंपाउंड हो उनसे ज़्यादा होता है। और वहीं यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इनकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। सो ये जो
आज के लिए वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।